नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, अब अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी हुकूमत ने किस तरह, जैसा कि मुसलमान तंजीमों का कहना है, मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि मुस्लिम औकाफ को निशाना बनाने के लिए उसने वक्फ तरमीमी कानून मंजूर किया है और इसमें दो राय भी नहीं है। और जो मुस्लिम तंजीमें, उलमा, मशाइखीन और सियासी कायदीन कह रहे हैं कि वक्फ अराजियात पर जो कीमती अराजियात हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर जायदादों का मामले की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है। यानी जो हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड हैं उनके तहत सबसे ज़्यादा ज़मीन पाई जाती है। पहले तो इंडियन आर्मी के पास, दूसरा आप देखेंगे कि दूसरी जो है वो वक्फ बोर्ड के पास, और तीसरी जो है ईसाइयों के पास। ये चीज़ें मोदी हुकूमत को बहुत ज़्यादा खटक रही थी और मोदी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी कानून मंजूर कर लिया। और आप अंदाज़ा कीजिए कि इस कानून के ख़िलाफ़ न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं, जो सेक्युलर किरदार के हामिल है, जो हिंदुस्तान को मजहबी खतूत पर बढ़ता देखता नहीं चाहते, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दाखिल की। और आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी मिसाल, उसका मुँह बोलता सबूत ये है कि वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत करने वाले वकला में गैर मुस्लिम वकला शामिल है। मिसाल के तौर पर कपिल सिब्बल को लीजिए, या फिर आप राजीव धवन की बात करें या अभिषेक संघवी की बात करें, ये हमारे जो मुस्लिम फरीक है उनकी तरफ से ये मुकदमात लड़ रहे हैं और हुकूमत का चेहरा यानी मोदी हुकूमत का चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। कानून की दफात के तहत उस चेहरे को नोच कर उसका बदनुमा चेहरा मुसलमानों के ही नहीं बल्कि सेक्युलर किरदार के हामिल तमाम हिंदुस्तानियों के सामने पेश कर रहे हैं। तो बहरहाल जो अहम खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन यानी जो 3 नुकात पर उबूरी अहकाम महफूज कर रखे हैं। पहला जो नुक्ता है वो अदालतों की जानिब से वक्फ करार दी गई जायदादों को डी नोटिफाइड करने का जो इख्तियार दिया जा रहा है हुकूमत के ओहदेदारों को, वो है। और दूसरा वक्फ बाई यूज़र और वक्फ बाई डीड ये है। और तीसरा आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड्स और सेंटर वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिमों की शमूलियत से मुतालिक इन 3 जो नुकात हैं, इन 3 जो अहकामात है, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट इससे लगाता है तो मोदी हुकूमत की बड़ी तौहीन होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि नईम वजाहत हमारे साथ है, लेकिन नईम वजाहत को मैं ये बताना चाहूँगा और आपको भी बताना चाहूँगा, हमारे जो नए चीफ जस्टिस है BR गवाई और जस्टिस जॉर्ज मसीह ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हैं और राजीव धवन है और अभिषेक सांघवी के साथ साथ हमारे सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, जो वक्फ बोर्ड्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, मुस्लिम तंजीमों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके ख्यालात की तकरीबन 3 दिन तक समाअत की मुसलसल और अब अपना फैसला महफूज रखा है, यानी उबूरी अहकामात महफूज रखे हैं। जी देखिए रियासत साहब, सारे मुसलमानों को अदलिया पर भरोसा है। हमने जब बाबरी मस्जिद का मामला आया था तब भी अदालत पर भरोसा का इजहार किया था। अदालत ने भले ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाबरी मस्जिद का ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, लेकिन हमने उसको भी कबूल किया है। अब हमें अदलिया से ही उम्मीद है। मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से ऑनलाइन में ये जो कार्रवाई हो रही थी, अदलिया अदालत की कार्रवाई, उसको देख रहा था। जिस तरह से जजेस की जानिब से रिमार्क्स किए जा रहे थे हुकूमत के दावों के ख़िलाफ़, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी कि उस पर स्टे मिल जाएगा। लेकिन आपने बताया कि फ़ैसले को महफूज कर दिया है। जी हाँ। तो देखते हैं कि फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में होना चाहिए। अहकाम जो है बुरी अहकाम जो भी अहकाम मुसलमानों के हक़ में होना चाहिए। लेकिन सबसे अगर ये सारी जब से बीजेपी हुकूमत आई है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत, तब से मुसलमानों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। जी हाँ। हर तरफ मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, घरों को तोड़े जा रहे हैं, मुनहदिम किए जा रहे हैं, मदरसों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लैंड जिहाद का नाम दिया जा रहा है, लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सबके साथ सबका विकास, लेकिन नहीं लगता कि मुसलमानों के साथ कोई साथ दिया जा रहा है या कोई विकास किया जा रहा है। रही बात दो जो बड़ी जमातें हैं बीजेपी की मरकज़ में तायद कर रही हैं
नायडू है तेलुगु देशम और नीतीश कुमार है बिहार के, हमसे उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो इस मामले में मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था, जब तेलुगु देशम और बीजेपी का इत्तेहाद टूट गया था, तब चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि तेलुगु देशम मसाजिद तामीर करने वाली जमात है और जबकि बीजेपी मसाजिदों को मुनज़्ज़म करने वाली जमात है। लेकिन बदलते हालात के साथ साथ ऐसा लगता है शायद नायडू के ख्यालात भी तब्दील हो गए और वो बीजेपी की तायद करने लगी है। वक्फ जहाँ तक मामला आया था, ये उम्मीद की जा रही थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के लोगों ने उनसे जाके मुलाकात की थी, मुखालिफत करने की बातचीत की थी, उन्होंने हामी भरी थी, लेकिन जब हमने देखा कि वोटिंग हुई तो तेलुगु देशम और नीतीश कुमार के जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने बीजेपी की तायद की है, बिल की तायद की है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का सवाल है वो हालात अलग थे और अब के जो हालात हैं उसमें अगर देखेंगे तो जहाँ तक सियासतदानों का सवाल है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि अक्सर सियासतदान मफाद परस्त होते हैं और अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम होते हैं। इन्हें अपनी बीवी बच्चों का ख्याल होता है, लेकिन आप देखेंगे कि आवाम का ख्याल नहीं होता। ये नहीं सोचते कि आवाम किस कदर मुश्किलात से दो चार हैं, किस तरह महंगाई बढ़ गई है, किस तरह बेरोज़गारी बढ़ गई है, किस तरह मुल्क में फ़िरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है और भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है। ये नहीं सोचते, बस इन्हें अपने मफाद अजीज़ हैं, इन्हें अपना हल्का अजीज़ है ताकि वो हल्के से बार बार कामयाब होते रहें। कोई हल्के की हदबंदी के मामले पर किसी का गुलाम बन जाता है तो कोई आप देखेंगे कि रियासत को बजट लाने के लिए या रियासत में तरक्याती प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत की गुलामी करने लगता है। तो बहरहाल कौन गुलामी करता है, कौन इस तरह की चापलूसी कर रहा है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, वक्फ तरमीमी क़ानून के बारे में जब बहस हो रही तो हम कपिल सिब्बल को सलाम करते हैं कि उन्होंने जिस अंदाज में मुस्लिम फ़रीक की, वक्फ बोर्ड्स की और मुस्लिम तंजीमों की, यहाँ तक कि जमीयत उल-उलमा की, कांग्रेस की और दीगर जमातों की नुमाइंदगी की है, वो गैर मामूली है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मोदी हुकूमत की जो नज़र है वक्फ बोर्ड पर वो बहुत ही बुरी नज़र है, गंदी नज़र है और सिस्टमेटिक कैप्चर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ है ये, यानी एक मनसूबाबंद अंदाज में वक्फ जायदादों को हथियाने की एक साजिश है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं मुकेश अंबानी की जो मुंबई में क़यामगाह है वो वक्फ अराजी पर तामीर की गई है और आपको यही बता दें कि उसकी असल कीमत जो थी, नहीं मजा साहब, $18 मिलियन उसकी कीमत थी, लेकिन वहाँ जो फ़रोख्त की गई है $1.8 मिलियन में उसे फ़रोख्त किया गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि चोर, ये डाकू जो लुटेरे हैं वक्फ जायदादों के, वो किस तरह दलाली में अपने हाथ काले करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि रोज़ क़यामत उनके हाथ का, उनके जिस्मों का क्या होने वाला है। बिल्कुल सच कहा आपने। देखा वक्फ जायदादों को जो नुकसान पहुंचा है, हुकूमतों से पहुंचा है, वक्फ के दलालों से पहुंचा है, साथ ही साथ मुसलमान भी इसके लिए बराबर हो। जी जी जी, हमने देखा कि कई मुतवलियाँ आपस में झगड़ा करके इनके ख़ानदानी झगड़ों की वजह से उन्होंने अराजियात भी बेच दी है, वक्फ अराजियात। और वक्फ बोर्ड में हम जाके देखते हैं कि वक्फ की हुई ज़मीन का दावा किया जाता है, नोटिफिकेशन बताया जाता है या फिर कुछ, लेकिन जब मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात पूछे जाते हैं तो दस्तयाब नहीं होते, या तो उन्हें गायब कर दिया जाता है या तो फिर पता नहीं उसका क्या होता है। लेकिन जो भी हमने देखा है कि अदालत में जो भी मसले चल रहे हैं, हर एक करके हर वक्फ ज़मीन से महरूम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम सबूत बराबर पेश नहीं कर सक रहे कि ये हमारी ज़मीन है। अब अंदाज़ा कीजिए कि जो रियासती हुकूमतें हैं उनका भी किरदार बहुत ही बदनुमा होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है। मिसाल के तौर पर हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के तहत जो मनीकुंडा जागीर है और जो लाखों करोड़ रुपए की जायदाद है, उसके फाइल्स ऐन मौके पर गायब कर दिए गए। देखिए, एक केस तो हमने हाईकोर्ट में जीता था वक्फ बोर्ड ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस हक केस हार गए। जी जी जी, तो और लोगों ने ये हराया है जो ये कहते थे, ये दावा करते थे कि हम वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि सिर्फ हुकूमतें चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हम देख रहे हैं कि तेलंगाना हो या कि दूसरे स्टेट्स में महकूम माल और वक्फ का आपस में झगड़ा होता है। जी हाँ, जी हाँ। और ये दोनों डिपार्टमेंट जो है रियासती हुकूमत के कंट्रोल में है। जी हाँ। अगर चीफ मिनिस्टर या फिर वज़ीर माल चाहते हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर चाहते हैं, तो आपस में बैठ के अदालतों को मसले जाने के बजाय आपसी मशवरे से या फिर 2 कदम वो आगे हटें या 2 कदम ये पीछे हटें, इस तरह करके मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नतीजा नहीं होता है कि महकूमा कमाल अगर हाईकोर्ट में केस हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में कामयाब हो जाती है, क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, गायब कर दिए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उस सिलसिले में मरकज़ी वजारत उमूर अक़लियती उमूर जो हैं उसने 25 अप्रैल को एक 1332 सफ़हात पर मुश्तमिल प्रिलिमिनरी जो हलफनामा है वो दाखिल किया था और किसी भी किस्म के स्टे की मुखालिफत की थी, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे उसे आप देखेंगे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और हो सकता है इंशाअल्लाह ये जो अहकामात आएंगे मुसलमानों के हक़ में आएंगे, वक्फ जायदादों के हक़ में आएंगे, हमें ये उम्मीद दिखाई दे रही है। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से है, लेकिन वो उनसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसका ताल्लुक़ तेलंगाना की ख़वातीन, हैदराबाद की ख़वातीन और बेगमपेट से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बेगमपेट एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट है था जो खातून के नाम से यानी खातून से मौसूम किया गया था। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑल वुमेन इंटीग्रेटेड बेगमपेट रेलवे स्टेशन हैदराबाद का वर्चुअली ऑनलाइन इफ्तिताह अंजाम दिया है। इसमें आप देखेंगे कि जो अमला है, अरकान अमला है, वो तमाम के तमाम आपको ख़वातीन मिलेंगी, कोई मर्द नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सबसे अहम बात है। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है। वैसे भी दीन इस्लाम औरतों और मर्दों के इख्तिलात को पसंद नहीं करता और मखलूत जो चीज़ें हैं उससे की मुखालिफत भी करता है। तो अब ख़ुद ये हुकूमतें मानने लगी हैं कि जो पुलिस स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन है, ख़वातीन के बिल्कुल अलग होने चाहिए। तो ये जो है ऑल वुमेन इंटीग्रेटेड रेलवे स्टेशन है जिसका वर्चुअली इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंजाम दिया। सिर्फ बेगमपेट रेलवे स्टेशन का नहीं बल्कि करीमनगर और वरंगल रेलवे स्टेशनों का भी उन्होंने ऑनलाइन इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा नाज़रीन आपको बता दूं कि इस बेगमपेट रेलवे स्टेशन की जहाँ तक बात है 26.55 करोड़ रुपए के उस पर मसारिफ आए हैं। जी नहीं, देखिए रियासती हुकूमतें ख़वातीन की तरक्की पर तवज्जो दे रही हैं, हर शोबे में उन्हें उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, अच्छी बात है रियासती मरकज़ी हुकूमतों की जानिब से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ ऐलान कर देना काफ़ी नहीं है बल्कि उस पर अमलवारी भी होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर मरकज़ी हुकूमत को उतनी तवज्जो दी है या उतनी कोशिश की है जो किया जाना चाहिए था। हम देख रहे हैं कि हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर ख़वातीन पर मज़ालिम में इजाफ़ा। ठीक है, चले हम वो अलग बहस है। ख़वातीन की तरक्की पे जब बात आ रही है तो हम उस पर भी बात करेंगे। तेलंगाना की हुकूमत भी ख़वातीन को तरक्की देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम। जी हाँ, रेवंत रेड्डी हुकूमत ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की 1 करोड़ ख़वातीन को करोड़पति बनाया जाएगा। जी जी, और उस सिमत कदम भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह से ख़वातीन को सोलार पावर 1000 मेगावाट सोलार पावर पैदा करने के जो प्रोजेक्ट है वो दिए गए हैं। साथ ही साथ हुकूमत ने और सेल्फ हेल्प ग्रुप से माहिदा भी किया है कि हुकूमत उनसे वो बरखी खरीदेगी। जी जी, और साथ ही साथ 1000 आरटीसी बस ख़वातीन को देने का फ़ैसला किया गया है ताकि उनकी ज़राए आमदनी में इजाफ़ा हो। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर ख़वातीन को ख़ुद रोज़गार के लिए खर्च दिया जा रहा है। और जुबली हिल्स में बहुत बड़ा 3 एकड़ का एक लैंड मुख्तस की गई है ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो भी ख़वातीन अपनी मसनूआत तैयार करती हैं उन मसनूआत की नुमाइश की जा सके। हुकूमत उसमें मुकम्मल ताउन कर रही है। इंदिरामा मकानात दिए जा रहे हैं, वो भी ख़वातीन के नाम पे दिए जा रहे हैं। राशन कार्ड दिया जा रहा है, वो भी ख़वातीन के नाम पे दिया जा रहा है। तकरीबन जो स्कीमात लॉन्च की जा रही हैं वो ख़वातीन के नाम से की जा रही हैं। चलो अच्छी बात है कि ख़वातीन आबादी का निफ्स हिस्सा है, उन्हें भी तरक्की देना चाहिए, तालीम में देना चाहिए, मुलाजिमतों में नहीं देना चाहिए। अब मुलाजिमतों में 33% रिजर्वेशन दिया गया है, वो भी अच्छी बात है। तालीम में दिया गया है, वो भी अच्छी बात है। साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि फायर डिपार्टमेंट में जो है वहाँ पर भी 33% ख़वातीन को रिजर्वेशन देने की हुकूमत को तजावीज़ रवाना की। हालिया अरसे के दौरान आप देखेंगे कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मज़ीद कई हज़ार जायदादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। तो हो सकता है कि उसमें भी ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम होंगे। 33% रिजर्वेशन। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक बेगमपेट ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन का सवाल है उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टेशन मास्टर से लेकर टिकट क्लर्क जो हैं और RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसके जो कांस्टेबल्स है वो भी ख़वातीन रहेंगी। यहाँ तक कि बुकिंग स्टाफ है वो
भी ख़वातीन रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए ख़वातीन को ये मुबारकबाद दे सकते हैं कि, और एक अहम बात है कि उस रेलवे स्टेशन में 2 लिफ्ट्स लगाए गए हैं, 4 एस्केलेटर्स लगाए गए हैं और वसी व अरीज़ वेटिंग हॉल है। अगर जो माजूरीन हैं उनके लिए एक खुसूसी सहूलतें फराहम की गई जैसा मंजूर दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं आपको हमने बताई है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर आज़म का सवाल है, तो वज़ीर आज़म के बारे में आज बहुत ज़्यादा तनक़ीदें की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप के जो बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते, उनके मुंह पर ताला क्यों पड़ जाता है, वो खामोश क्यों हो जाते हैं, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग बंदी हुई है वो मैंने कराई है, यानी ट्रंप ने करवाई है और उनका किरदार है, और वज़ीर आज़म ये बात इसकी तरदीद नहीं करते। तो बहरहाल अब वज़ीर आज़म ने बहुत यानी आप धमाको ख़ैज़ अंदाज में कहा, या उनका बयान जो है वो भी एक बारूद की तरह है। उन्होंने राजस्थान के बीकानेर में खिताब करते हुए जलसे आम से कहा है कि जो सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर, वो बारूद में बदल गया है। बहुत ज़बरदस्त डायलॉग वज़ीर आज़म ने कहा है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के डायलॉग हमारे हिंदी फिल्मों में भी सुने जाते हैं, हिंदी फिल्मों में देखे जाते हैं। तो बहरहाल पलाना एक इलाका है, वहाँ एक जलसे आम से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने फ़ौज के तीनों शोबों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए पूरी आज़ादी दी थी, और हमने 22 मिनट में दहशतगर्दों के 9 बड़े अड्डों को तबाह करके रख दिया, और पाकिस्तान रहीम यार खान फ़ज़ाई अड्डा जो है पाकिस्तान का, वो फिल वक्त ICU में है और वह कब खुलेगा कोई नहीं जानता। तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि सालिसी किसने करवाई है। अगर ट्रंप ने कराई है तो फिर वज़ीर आज़म ने जंगबंदी क्यों की? देखिए, ये बात सच है कि हमने ये देखा था, हमने सुना है, देखा है, ट्रंप का एक ट्वीट भी आया है। जी। इसके बाद दोनों ममालिक में बातचीत हुई है, लेकिन दोनों ममालिक का तो छोड़े, हिंदुस्तान की हुकूमत ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि मरकज़ी इस सालासी में अमेरिका का रूल है, या फिर तरदीद करने के मौक़िफ़ में भी नहीं जी। तो कहना ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत है, हिंदुस्तानी मुल्क, और वज़ीर आज़म अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं जी। विश्व गुरु की जो अहमियत होनी चाहिए थी वो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने घटा दी है। जी हाँ। और हमने देखा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को बताया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अवाम ने, तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन जमातों ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद मुल्क के वज़ीर आज़म की मरकज़ी हुकूमत की मुकम्मल तायद की है, फ़ौजियों की हौसला अफजाई की है। हमारे फ़ौजियों ने जिस तरह से दुश्मन मुल्क के दहशतगर्दों के ठिकानों को नुकसान पहुँचाया, हमने उसकी भी सताइश की है। और 22 मिनट में बहुत बड़ी बात है जी, सताइश की है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन जिस तरह से ये अमेरिका की सारसे की बात की जा रही है, उस पर मरकज़ को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना ज़रूरी है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म उस बारे में कुछ बोलते नहीं। चलो अच्छा है, कुछ डायलॉग तो उन्होंने कह दिया है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी वज़ीर आज़म के डायलॉग की भी ज़रूरत नहीं है। सारे हिंदुस्तानी जानते हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौज किस कदर बहादुर है और किस तरह उसने पाकिस्तान को एक नहीं कई मरतबा हमलों का निशाना बनाया है। और पाकिस्तान की ये ख़राबी है, खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो रास्त तौर पर हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो बिलवासा तौर पर दहशतगर्दी का सहारा लेता है। लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी का सवाल है तो आप देखेंगे कि सारी दुनिया दहशतगर्दी के जो भी वाक़यात पेश आते हैं उसकी मजम्मत करती है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने मुंह तोड़ और मजबूत जवाब देने का फैसला कर लिया है। अगर अब हिंदुस्तान पर कोई दहशतगर्द हमला होता है कहीं पर भी, तो हम इसका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। देना भी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को, लेकिन नाम नहीं लिया उन्होंने। हम ये भी चाहते, बिल्कुल देना चाहिए। साथ ही साथ जो चीन की मदाखलत हो रही है, नहीं, वो उस पर भी जवाब देना चाहिए। जी, उस पर भी इसी तरह से बात करनी चाहिए। जी हाँ, कि हम देख रहे हैं कि चीन आहिस्ता आहिस्ता हमारी सरहदों में घुस जा रहा है, कई एकड़ अराज़ी पर कब्जा कर लिया है, एकड़ अराज़ी पर, उसको क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, और एक बात रही बात कि तुर्किया ने पाकिस्तान की तायद की थी। जी हाँ, तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में, इवन हैदराबाद में मुख्तलिफ़ 2 यूनिवर्सिटियों ने तुर्किया से अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर लिया। अच्छी बात है, हम भी इसकी सताइश करते हैं। लेकिन चीन भी तो साथ दिया है पाकिस्तान का।
جی ہاں کیوں جی۔ چینی اشیاء کا بائیکاٹ نہیں کیا جاتا ہے؟ سوال یہ پتا سوال کہ ڈر ہے، خوف ہے، ڈرنے خوف کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے بی جے پی لیڈر ہے سبرامنیم سوامی، میں ہمیشہ یہ پروگرام میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے واضح طور پر الزام عائد کیا وزیر اعظم نریندر مودی پر کہ ان کی حکومت میں چین نے 2000 مربع کلومیٹر اراضی جو ہندوستان کی علاقہ ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ پھر آپ اس سے تعلقات کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ترکیہ سے یا پھر آذربائیجان سے جو ہماری تجارت ہے ملینز میں ہے، کوئی ارب ڈالرز میں نہیں ہے، جبکہ چین کے ساتھ جو تجارت ہے ہماری باہمی تجارت وہ 100 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، اور جو تجارتی خسارہ ہے ہمارا 100 بلین ڈالرز ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم ہندوستان کے ساتھ نازک موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں، سارے مسلمان اپنے حب الوطنی کا ثبوت دے رہے ہیں، جبکہ جب بھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ فرقہ پرستوں کو ہماری یہ جو محبت ہے، ملک سے وفاداری ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی، ہمیشہ ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے ترکیہ اور آذربائیجان کے ساتھ جو تعلقات کو ختم کر لیا گیا ہے اس کی بھی تائید کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو ہمارا ملک عزیز ہے۔ نہیں، لیکن چین سے بھی تعلقات قائم کرنے تو یعنی میں یہ قائم کرنے کہنا کی چاہ بجائے رہا ہوں اسے جی کہ جس طرح سے دو ملکوں سے آپ اپنے تعلقات ختم کر رہے ہیں یا پھر ان کے اشیاء کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہی پالیسی چین کے ساتھ کیوں نہیں اپنائی جاتی؟ کیا چین نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ بالکل اس پاکستان، پر خاموشی کیوں اور اختیار کی؟ پاکستان جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے وہ چینی ساختہ ہیں۔ بالکل کیوں نہ اس پر ہم خاموش بیٹھے ہوئے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں آپ کا، اور اس خبر کا تعلق ہے بانو مشتاق سے۔ آپ بانو مشتاق کا نام سن کر حیران رہے ہوں گے کہ آخر یہ کون ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک کرناٹک کی رہنے والی 77 سالہ ادیبہ ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حال ہی میں انہیں ان کی کہانیوں کے مجموعے پر 12 کہانیوں پر مشتمل ایک مجموعہ ہے ہارٹ لیمپ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ تو کنڑ زبان کی یہ کہانیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے دیبا بھاستی نے کیا تھا، اور بکر پرائز، انٹرنیشنل بکر پرائز 2025 اس خاتون کو ملا ہے۔ اور کنڑ جو زبان ہے کنڈا، وہ زبان میں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے یہ بکر پرائز حاصل کیا ہے۔ ایڈوکیٹ ہیں، صحافی کا بھی انہوں نے کردار ادا کیا ہے، بحیثیت صحافی کام کیا ہے، یہاں تک کہ آل انڈیا ریڈیو بنگلور میں بھی کچھ عرصے تک خدمات انجام دی ہے، اور خواتین کے مسائل پر لکھتی ہیں اور معاشرے پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی جی دیکھیے، ایسے جو بھی لوگ ہیں جن کے پاس صلاحیتیں ہیں، خواتین ہو یا مرد ہو، ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ جی جی ایک کنڑ زبان میں جس طرح سے انہوں نے اپنی بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کو سراہا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ اس اعزاز کی مستحق پائی گئی۔ بے شک معمولی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم سلام کرتے ہیں بانو کو کہ انہوں نے اس طرح کا کارنامہ انجام دیا اور ہندوستان کا نام مشہور کر دیا، خاص طور پر جنوبی ہند کا بھی نام ساری دنیا میں مشہور ہوا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں لارنس بشنوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی لوگوں کے یعنی اہم لوگوں کا قاتل ہے، اور اس سلسلے میں سلمان خان کی اگر بات کریں تو ان کے ایک خاص دوست تھے بابا صدیقی کو قتل کیا گیا، اور پھر لارنس بشنوئی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ بابا صدیقی کے بیٹے ذیشان صدیقی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بال بچ گئے۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ سلمان خان کے گھر پر سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی 2 افراد یعنی جس میں ایک مرد اور ایک خاتون شامل تھی، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اس ہفتے کے اوائل میں، اور ان دونوں نے زبردستی سلمان خان کے گیلیکسی اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ یہ بتائیے نعیم وجہ صاحب، اس سلسلے میں چھتیس گڑھ کے رہنے والے 23 سالہ جتیندر کمار سنگھ کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہ سلمان خان پر حملہ کرنے کی ایک نے کئی مرتبہ کوشش کی۔ جی سلمان خان کی سیکورٹی میں اضافہ کیا گیا، ان کے گھر کی سیکورٹی میں اضافہ کیا گیا، وہ جہاں بھی شوٹنگ کرنے جاتے ہیں وہاں پر بھی سیکورٹی رکھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود 2 لوگ سلمان خان کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھوں گا کہ سیکورٹی لیپس کا نتیجہ ہے، لاپرواہی، غفلت کی وجہ سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے۔ جس طرح 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اسی طرح جو سیکورٹی پہ مامور لوگ پولیس ملازمین تھے ان سے بھی پوچھ تاچھ کی جانی چاہیے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر لارنس بشنوئی کو جو جیل میں رہ کے یہ سب کارروائی کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد رہ کے نہیں کر سکتے، وہ جیل میں رہ کے وہ سب کام کر رہا ہے، تو مرکزی حکومت کیا کر رہی ہے، اس کو جیل میں رکھے سے والے حکومت کیا کر رہی ہے، جس ریاست کی حکومت میں جیل میں وہ کیا کر رہی ہے، وہاں کی پولیس کیا کر رہی ہے، وہاں کے جیلر کیا کر رہے ہیں، سب یہ جو سرکاری مشینری ہے وہ خاموش کیوں ہے؟ جی
नईम साहब, आपको वादी गुलबान का वाक़या याद होगा जब चीन से हमारे सिपाहियों का तसादुम हुआ था और हमारे सिपाहियों को ज़बरदस्त जानी नुकसान हुआ था, और कम से कम मैं समझता हूँ कि 20 जवान शहीद हुए थे, जिसमें आंध्र प्रदेश के एक सिपाही भी था, हैदराबाद तेलंगाना के भी उस सिपाही थे। उस गुलबान वाक़े को लेकर सलमान खान एक अहम किरदार अदा करने वाले हैं और फिल्म बना रहे हैं। अपूर लाखिया, वो उनकी डायरेक्शन में ये फिल्म बनने वाला है और ये कहा जा रहा है कि मेजर सलमान अहमद खान का किरदार अदा करेंगे सलमान खान। जी देखिए, फिल्म हिस्ट्री किसे जो है, हमारे जो लोग हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं, जो मौजूदा हालात है उनके ऊपर फिल्में बनाते हैं ताकि लोगों को बहुत शोर बना दिया जाए। लेकिन हिंदी फिल्मों में आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, दहशतगर्दों को बताया जा रहा है, मुसलमानों के लूट को मशकूक बताया जा रहा है। ये अलग बात है। हमने देखा है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है हमेशा सेकुलर रहा करती थी, लेकिन आज नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि वो कश्मीर फाइल से फिल्म, उसके बाद से नया ट्रेंड शुरू हो गया है। हर कोई मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को हिंदुत्व को मजबूत करने की कोशिश की। अरे मेरे भाई, हिंदुत्व को नहीं बल्कि आप सनातन धर्म को मजबूत कीजिए। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप मजबूत करेंगे तो अखलाक से कीजिए, किरदार से कीजिए। तो देखिए, अभी ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है। हाँ, ऑपरेशन मैंने सुना है कि 50 से ज़ायद टाइटल के लिए दरखास्तें गई हैं। अच्छा, फिल्म बनाएंगे, फिल्म बनाने के लिए। तो फिल्म बनाने में कोई ये नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के जो 150 करोड़ लोग हैं आपस में मिलजुल के रहते हैं, ऐसी फिल्में बनानी चाहिए कि उनमें इत्तेहाद बढ़े, उन्हें प्यार मोहब्बत बढ़े, उनमें आपसी ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा हो। लेकिन हम इस तरह की फिल्में बनाते हुए लोगों में दूरियां पैदा करें सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अरे वैसे फिल्म बनाइए जिससे लोगों में दूरियां ख़त्म हो और वो एक दूसरे के करीब आएँ। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है या तेलंगाना का सवाल है, ईद उल अज़हा के मौके पर फ़िरका परस्त जानवरों के नाम पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि ख़ास तौर पर जो रच्चाकुंडा पुलिस है और साइबराबाद पुलिस है, उसे चौकसी अख्तियार करनी चाहिए। और याद रखिए कि अगर मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है और आपके पास जानवर हैं तो कोई भी आपका बाल बीका नहीं कर सकता, कोई आपके जानवरों को जब्त नहीं कर सकता, चाहे वो गौ रक्षक हो चाहे पुलिस हो। इसी तरह कैटिल मार्केट बिल भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कैटिल मार्केट बिल नहीं है और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है और आप रो रहे हैं कि हमारा जानवर जब्त कर लिए हैं, तो ये गलत है। तो बहरहाल जब भी जानवर खरीदेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर लें और कैटिल मार्केट बिल ज़रूर लें। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि आप जो गायाँ हैं वो जब्त हो रहे हैं या जानवर जब्त हो रहे हैं, उन्हें गौ रक्षक गाँव के जो कायम करदा गौशाला हैं उसमें नहीं रखा जा रहा है, बल्कि GHMC के जो पॉइंट्स है वहाँ पर रखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हैदराबाद आने वाले रास्तों में चेक पोस्ट कायम कर रखे हैं पुलिस ने, रच्चाकुंडा पुलिस और साइबराबाद पुलिस ने। और शहर में दाखिल होने वाली हेवी जो गाड़ियां हैं उन्हें और यहाँ तक कि जीप्स वगैरह को भी तलाशी ली जा रही है कि कहीं उसमें बड़ा जानवर तो मौजूद नहीं है। नहीं, देखिए, अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जानबूझ के मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है उसकी सख्त मुखालफत होनी चाहिए। जी। पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो अमन को बिगाड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी गुजारिश के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।